30 सितंबर वार बुधवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम के साथ मैं DR सांखला। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी आरोपी व्यक्ति बरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का निधन, सहकारिता क्षेत्र के पितामह यानी कि दादा के रूप में थी पहचान। कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल अहमद का निधन, PM नरेंद्र मोदी बोले भारत ने गंवाया एक करीबी दोस्त। आर्मीनिया व अजरबैजान में तेज हुई जंग, तुर्की की धमकी से रूस के मध्य युद्ध का बड़ा खतरा। हाथरस दुष्कर्म मामले में PM नरेंद्र मोदी ने की योगी से बात, SIT का गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। बिहार विधानसभा चुनाव में NDA में सीट के बंटवारे का फार्मूला लागू, बताएंगे किनके हिस्से आएगी कितनी सीट। और खबरें होगी खेल जगत से भी, लेकिन पहले खबरें विस्तार से। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत ने 28 साल बाद फैसला सुनाया। न्यायालय ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित सभी आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि CBI साक्ष्य जुटाने में नाकाम रही। जज SK यादव ने कहा कि मजबूत साक्ष्य नहीं है। नेताओं ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। BJP नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बरी होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्पेशल कोर्ट का जज का जो फैसला हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए खुशी का दिन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का निधन। लोकसभा के अध्यक्ष और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में सांसद ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का मंगलवार शाम को निधन हो गया। 91वें वर्षीय श्री कृष्ण पिछले दिनों से अस्वस्थ थे। उनकी हालत ज़्यादा खराब होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने मंगलवार को सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। श्री कृष्ण बिरला कोटा के वरिष्ठ समाजसेवी थे। सहकारिता क्षेत्र के पितामह के रूप में भी उन्हें जाना जाता था। उनकी अंतिम यात्रा दादाबाड़ी से सुबह 8 बजे रवाना होकर किशोरपुरा मुक्तिधाम पहुंची, जहां कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए अंतिम संस्कार किया गया। कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल अहमद का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख सबाह अल अहमद के निधन पर शोक जताते हुए संवेदना प्रकट की। गौरतलब है कि कुवैत के शासक शेख सबाह अल अहमद अल सबाह ने 81 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। अपने ट्वीट में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुवैत और अरब जगत ने अपने चहेते नेता को खो दिया है। वो भारत के करीबी दोस्त होने के साथ साथ दुनिया की एक महान हस्ती थे। आर्मीनिया व अजरबैजान में तेज हुई जंग, तुर्की की धमकी से रूस के मध्य युद्ध का बड़ा खतरा। इस खबर की जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारी सहयोगी कंचन के पास। सुनिए कंचन की जुबान। मध्य एशिया के दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर जारी जंग और तेज होती जा रही है। दोनों देशों ने अब एक दूसरे के इलाके में हमले करने का आरोप लगाया है। इस बीच तुर्की ने आर्मेनिया को धमकी दी है कि दुनिया हमारी दहाड़ को सुनेगी। तुर्की की इस धमकी के बाद आर्मेनिया ने दावा किया कि उसके एक सुखोई 25 विमान को तुर्की के F-16 विमान ने मार गिराया है। इस पूरे विवाद में तुर्की के कूदने के बाद अब रूस के साथ उसके छद्म युद्ध का खतरा बढ़ गया है। उधर तुर्की और अजरबैजान दोनों ने आर्मेनिया के सुखोई फाइटर जेट को मार गिराने का खंडन किया है। इसके साथ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने धमकी दी है कि वह अजरबैजान को नागोर्नो कराबाख पर कब्जा करने में मदद करेंगे। रूस और अमेरिका के शांति के तत्काल अपील के बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग तेज होती जा रही है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने रूसी टीवी से बातचीत में आर्मेनिया के साथ किसी भी बातचीत की संभावना से इनकार किया है। वहीं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जब लड़ाई चल रही है तब कोई बातचीत नहीं हो सकती है। आर्मेनिया ने सुखोई जेट को मार गिराए जाने के दावे पर तुर्की के संचार निदेशक फार्टिन अल्टून ने कहा कि आर्मेनिया को सस्ते प्रचार के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा का सहारा लेने के बजाय अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से हटना चाहिए। अजरबैजान के राष्ट्रपति के सहायक हिकमत हाजीवे ने भी आर्मेनिया के इन आरोपों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आर्मेनिया और अजरबैजान से अनुरोध किया कि वे विवादित क्षेत्र नागोर्नो कराबाख को लेकर जारी संघर्ष तत्काल रोक दें। संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय ने बलों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करते हुए महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के लड़ाई को फौरन रोकने और
अर्थपूर्ण वार्ता के लिए आगे आने के अनुरोध का समर्थन किया। तो रिपोर्ट सुना रही थी कंचन। अगली खबर लेते हैं। हाथरस दुष्कर्म मामले में पीएम नरेंद्र मोदी ने की योगी से बात। एसआईटी का गठन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। यानी हाथरस दुष्कर्म मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और कहा है कि वह आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में दलित युवती के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में 3 सदस्यीय विशेष दल का गठन किया, जिसके अध्यक्ष उप प्रधान शासन के गृह सचिव भगवान स्वरूप होंगे। एसआईटी अपनी रिपोर्ट 7 दिन में पेश करेंगे। अगली खबर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला लागू। बताए गए किन के हिस्से आएंगी कितनी सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग तय हो गया है। जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी व जनता दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों को लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच बांटा जाएगा। सीट बंटवारे से जुड़े एक नेता के अनुसार शुरुआत की बातचीत के बाद भाजपा के केंद्र का सुझाव है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों को 105 और 110 के बीच सीटों का चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी की बची सीट को सहयोगियों के बीच विभाजित करना चाहिए। तो खबरें खेल जगत से। कल आईपीएल का 11वां मैच दिल्ली कैपिटल्स व सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। पहले सनराइजर्स हैदराबाद खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 रन ही बना सकी। आज कोलकाता नाइट राइडर्स व राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। देखना होगा आज की बाजी किसके हाथ लगेगी। तो आज का WNS हिंदी का सूर्यास्त कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी DR सांकला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।